नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं इब्न सफ़ी जी द्वारा लिखा गया दिलचस्प तथा सनसनीपूर्ण उपन्यास अजनबी लाश पार्ट 2। किस बारे में? मेरे यहाँ कुछ दिनों रहकर भूतों के संबंध में रिसर्च करने के बारे में। यह सब बकवास है, मैं तुम्हें इसकी आज्ञा नहीं दे सकता। वैसे शतरंज खेलने के लिए जब चाहे आ सकते हो। मैंने सचमुच तुम्हारे जैसा खिलाड़ी नहीं देखा। मगर डैडी तो कहते हैं कि यह दिमाग का खेल है और तुम्हें जीवन भर शतरंज खेलना नहीं आ सकता क्योंकि तुम बुद्धिहीन हो। तुम्हारी खोपड़ी में भूसा भरा हुआ है। मैं भी सोचता हूँ कि हो सकता है डैडी ठीक ही कहते हो क्योंकि उनका अनुभव मुझसे अधिक है। तुम काफ़ी दिलचस्प आदमी हो, राना ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा, तो अब मैं फिर किसी समय हाजिर हूँगा, मगर आज्ञा पत्र के बिना आपके नौकर। इसकी चिंता न करो, राना ने बात काट कर कहा। मैं उन्हें समझा दूंगा। तुम्हारे लिए आज्ञा की आवश्यकता नहीं है, तुम बेधड़क आ जा सकते हो। धन्यवाद, राजेश ने कहा और कमरे से बाहर निकल आया। अभी वह अपनी 2 सीटर की ओर बढ़ा ही था कि एकदम से रंजना आ गई। रंजना अपने बाप के ही जैसी थी। बड़ी बड़ी आंखें, लालिमा मिला सफ़ेद रंग, हल्के भूरे रंग के बाल, जिनकी 2-4 लटें हर समय माथे पर बिखरी रहा करती थी। देखने में काफ़ी स्मार्ट मालूम होती थी। आयु 20-22 वर्ष से अधिक नहीं थी। राजेश ने उसकी ओर देखा और फिर जल्दी से गर्दन झुकाकर आगे बढ़ गया। फिर जैसे ही गाड़ी के निकट पहुंचकर दरवाजा खोलने लगा, पीछे से आवाज आई, सुनिए। राजेश ने पलटकर देखा, सामने रंजना खड़ी थी। उसने मूर्खों के समान मुंह खोल दिया। मुझे दुख है कि मैंने डैडी से आपके लिए सिफारिश क्यों की थी, रंजना ने कहा। लेकिन अब तो गलती हो ही गई। मगर अब कभी आप डैडी के सामने शतरंज का नाम नहीं लेंगे। कायदे से तो अब उनको खुद ही शतरंज का नाम नहीं लेना चाहिए, राजेश ने कहा। लेकिन यह मैं आपसे कह रही हूँ क्योंकि शतरंज के चक्कर में डैडी का स्वास्थ्य खराब हो चुका है। वह कई रात लगातार शतरंज खेलते रहे हैं, लेकिन दुख है कि इसके बाद भी उनको शतरंज खेलना नहीं आया, राजेश ने मुस्कुराकर कहा। खैर छोड़िए, मुझे इससे मतलब नहीं कि उन्हें खेलना आता है या नहीं। मैं तो उनके स्वास्थ्य की बात कर रही थी। वैसे क्या सचमुच आप भूतों के बारे में कुछ जानते हैं? न जानता होता तो कहता कैसे, राजेश ने कहा। मगर आपने यह क्यों किया है? इसलिए कि इस कोठी में नित्य प्रतिदिन एक न एक कई बात होती रहती हैं। कभी रोशनी दिखाई देती है, कभी रात के सन्नाटे में आदमियों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। मुझे तो विश्वास है कि यह कोठी भूतों का अड्डा है, मगर जब भी डैडी से कहती हूँ वह हंसकर टाल जाते हैं और इन बातों को केवल भूत समझते हैं। यही राणा साहब की भूल है और क्षमा कीजिएगा, ऐसे ही लोग धोखा उठा जाते हैं। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि वह एक न एक दिन राणा साहब से अवश्य बदला लेंगे। ऐसा न कहिए डॉक्टर साहब, रंजना एकदम से घबरा उठी। अगर आप इस संबंध में कुछ सहायता कर सकते हो तो अवश्य कीजिए। मैं तो चाहता था, लेकिन आपके डैडी ने मुझे यहाँ रहने की आज्ञा ही नहीं दी। यहाँ रहना आवश्यक है? जी हाँ, वह इसलिए कि ऐसे कार्य रात ही को होते हैं, इसलिए मैं विवश हूँ। ओह, रंजना के नेत्रों में चमक पैदा हो गई। उसने आवेश में कहा, अच्छा ठहरिए, मैं आपके ठहरने का प्रबंध कर दूंगी, मगर आपको 2-1 दिन प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। राजेश कुछ नहीं बोला और अपना सर हिलाकर 2 सीटर पर बैठ गया। रंजना वहीं पोर्च में खड़ी जाती हुई 2 सीटर को ध्यानपूर्वक देखती रही। शायद वह राजेश ही के बारे में सोच रही थी कि एकदम से किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। घूम कर देखा तो राणा साहब खड़े थे। देखो बेटी, यह डॉक्टर मुझे कोई अच्छा आदमी नहीं मालूम होता, इसलिए इससे दूर ही रहने की कोशिश करो। आओ अंदर चले। फिर वह रंजना को लिए हुए कोठी के अंदर चले गए। अभी सूर्य उदय नहीं हुआ था, मगर कोहरे की चादर में लिपटा हुआ सुबह का धुंधलका फैल चुका था। ठंडी हवाओं के झोंके चल रहे थे। जॉली अपने कमरे में खिड़की के पास बैठी दूर तक फैले हुए कोहरे का दृश्य देख रही थी। इस समय उसके शरीर पर बड़े फूलों का ऊनी स्लीपिंग गाउन था। न जाने क्यों आज बहुत सवेरे ही उसकी आंख खुल गई थी। उसने स्टोव जलाकर चाय का पानी चढ़ा दिया था और खुद खिड़की खोलकर उसके सामने बैठ गई थी। अचानक किसी ने दरवाजा भड़बड़ाया। जॉली को आश्चर्य हुआ कि इतने सवेरे कौन उससे मिलने को आ सकता है। फिर जब उसने दरवाजा खोला तो सारा मूड चोर हो गया, क्योंकि सामने राजेश अपनी समस्त मूर्खताओं के साथ खड़ा पलके झपका रहा था। तुम,
उसने बहुत बुरा सा मुंह बनाकर कहा, आज बड़ी गजब की ठंड पड़ रही है। भोलू के बच्चे ने भी छोड़ने से साफ इनकार कर दिया। और मैकफ, उसे तो तुम जानती ही हो। नई बात यह है कि आजकल वह बहुत अधिक पीने लगा है। रात चुपके से ताड़ी खाने में घुस गया था, जिसका फल यह हुआ कि अभी तक उसका दिमाग उसके काबू में नहीं है। मतलब की बात यह है कि घर पर चाय मिलने की कोई आशा नहीं थी, इसलिए राजेश बात अधूरी छोड़कर एकदम से चुप हो गया। अच्छा, तो तुम चाय पीने आए हो? जॉली उसे घूरती हुई बोली। हाँ, इसके अतिरिक्त तुम्हारी खैरियत भी मालूम करनी थी, क्योंकि रात मैंने सपने में यह देखा था कि तुम एकदम से बूढ़ी हो गई हो। सामने के 2-3 दांत टूट गए हैं, चेहरे पर झुर्रियां। दरअसल मैं कल रात को राना कैसल गया था। बड़ी देर तक कोठी का निरीक्षण करता रहा कि अचानक कोठी के पिछले भाग की ओर, जो अब भी टूटी फूटी दशा में है, कुछ रोशनी नजर आई और एक फायर की आवाज सुनाई दी। मैं पिछली दीवार फांद कर अंदर पहुंचा, मगर यहाँ से एकदम से सन्नाटा फैला हुआ था। हाँ, राणा साहब की कोठी में शायद फायर की आवाज से जाग हो गई थी। नौकर इधर उधर भाग रहे थे। थोड़ी देर गुजरने के बाद पुलिस आ गई। मैंने फिर वहां ठहरना उचित नहीं समझा, इसलिए दीवार फलांग कर कोठी के बाहर आ गया। मगर शायद मलखान ने किसी प्रकार मुझे देख लिया था, क्योंकि उसकी गाड़ी मेरे पीछे लग गई थी। फिर तुमने अपनी गाड़ी कहाँ छोड़ी? जॉली ने पूछा। यह सब मत पूछो, बस थोड़ा सा अवसर मिल गया था। गाड़ी गैराज में खड़ी करके यहाँ चला आया। जरा यह भी देखना चाहता था कि जब तुम सोकर उठती हो तो कैसी लगती हो। फिर बहकने लगे। नहीं तो मैं बिल्कुल ठीक बैठा हूँ। वैसे जब तुमने अभी तक चाय भी नहीं पिलाई तो फिर बहकने का क्या सवाल पैदा होता है? आजकल तुम्हारे नाखून फिर बढ़ गए हैं। देखो राजेश, मुझे इस प्रकार का मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। एक बार बेहोशी में तुम मेरे नाखून काट चुके हो। अब अगर इस प्रकार की शरारत की तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। खैर, समय आने पर देखा जाएगा। अब जल्दी से चाय तैयार करो, जब तक मैं मदन को फोन करता हूँ। राजेश यह कहता हुआ उठ गया और उस ओर चला गया जहाँ टेलीफोन रखा हुआ था। नंबर डायल करने के बाद वह बड़ी देर तक बजती हुई घंटी की आवाज़ सुनता रहा। फिर मदन की भर्राई हुई आवाज़ सुनाई पड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी वह सोकर उठा हो। हेलो, मदन स्पीकिंग। कहिए, क्या बात है? बात कुछ नहीं है। तुम्हारे टेलीफोन की घंटी न जाने क्यों बहुत पसंद है। काश वह थोड़ी देर और बजती रहती। ओह, मिस्टर राजेश। दूसरी ओर से मदन की हंसी भरी आवाज़ सुनाई थी। हाँ भाई, मैं ही हूँ। जॉली ने अकारण सुबह की चाय पर आमंत्रित कर लिया है। बिस्तर छोड़कर आना पड़ा। अब तुम्हारा इंतजार हो रहा है। लेकिन मैं समझ गया, राजेश ने माउथ पीस में कहा। मगर यह तो अपना घर है, बिना मुंह धोए हुए ही चले आओ। और हाँ, देखो, एक टैक्सी कर लेना, क्योंकि वापसी में मैं जॉली की फिएट नहीं प्रयोग करना चाहता। मलखान बुरी प्रकार मेरी गंध सूंघता फिर रहा है। कुछ देर पहले वह यहाँ भी आया था। तो यह बात है। मदन की हंसी भरी आवाज फिर आई। अच्छी बात है, मैं अभी आ रहा हूँ। राजेश ने फिर कुछ नहीं कहा। क्रेडिल पर रिसीवर रखकर जॉली की ओर बढ़ गया। यह मदन भी मुझे मूर्ख ही नजर आता है, जॉली बोली। संसार का हर बड़ा आदमी तुम्हें मूर्ख ही नजर आएगा, राजेश ने अकड़ कर कहा। कन्फ्यूशस का कथन है कि बस, जॉली ने बात काटी। अब अधिक बोर मत करो। मैं इस समय तुम्हारे कन्फ्यूशस का कथन सुनने के मूड में नहीं हूँ। फिर किस मूड में हो? कहो तो पक्का गाना सुनाऊं? मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, जॉली ने एक प्याली चाय बनाकर उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा। यही क्या कम है कि सवेरे सवेरे तुम्हारी सूरत देखना पड़ी। राजेश ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप चाय पीने लगा। चाय की समाप्ति पर मदन आ गया। उसने सचमुच मुंह नहीं धोया था, बाल भी उसी प्रकार बिखरे हुए थे। उसने आते ही पूछा, कुशल तो है ना? यह मलखान का क्या चक्कर है? वह बाद में बताऊंगा, पहले चाय पियो, राजेश ने कहा। तुम अकारण इनके चक्कर में पड़ गए। इनकी हरकतें ऐसी ही होती हैं, सुबह से मुझे बोर कर रहे हैं। जॉली ने दूसरी प्याली मदन की ओर बढ़ा दी। मजबूरी है जॉली, भाग्य में मिस्टर राजेश ही का चक्कर लिखा हुआ है, मदन ने हंसकर कहा। हम लोग बॉस के नौकर हैं और यह बॉस के चहेते हैं, इसलिए हर मामले में वह इन्हीं को आगे बढ़ाता है। फिर हम लोग इनके चक्कर से बच कैसे सकते हैं? तुम लोग घबराओ नहीं, राजेश ने गंभीरता के साथ कहा। मैं बहुत जल्द संन्यास लेने वाला हूँ। बस कैप्टन मलखान के रिटायर होने का इंतजार है,
क्योंकि अकेले संन्यास लेते हुए अच्छा ना मालूम होगा। 1 से 2 रहेंगे तो जरा तबीयत बहलती रहेगी। मदन के साथ साथ जॉली भी हंस पड़ी। फिर मदन अपनी प्याली दे करके राजेश के साथ कमरे से बाहर निकल आया। मदन टैक्सी ही पर आया था। दोनों पिछली सीट पर बैठ गए और टैक्सी रवाना हो गई। राजेश जेब से च्युइंगम निकालकर चबाने लगा। एक काले रंग की गाड़ी हमारे पीछे लगी हुई है, अचानक मदन ने कहा। चिंता मत करो, एक दिन वह आने वाला है कि सारे शहर की गाड़ियां हमारे पीछे लग जाएंगी, राजेश ने कहा और मदन हंसने लगा। थोड़ी देर बाद उसकी टैक्सी दूसरी सड़क पर घूम गई। गाड़ी रोक दो, राजेश ने पीछे से ड्राइवर के कंधे पर हाथ रखकर कहा और टैक्सी एक झटके के साथ रुक गई। वह जल्दी से नीचे उतरा और मदन को हाथ से चले जाने का संकेत करते हुए जल्दी से बस स्टैंड की दीवार के पीछे खड़ा हो गया। कुछ ही मिनट बाद उसने मदन की टैक्सी के पीछे काले रंग की गाड़ी को जाते हुए देखा, मगर उसमें मलखान के बजाय दूसरे लोग बैठे हुए थे। वे गर्दन झटक कर आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक खाली टैक्सी मिल गई और वह सीधा अपने फ्लैट की ओर रवाना हो गया। अपने फ्लैट के सामने पहुंचकर वह टैक्सी से उतर गया। रात भर जागने के कारण आंखें नींद से बोझिल हो रही थी, इसलिए वह अपने कमरे में पहुंचते ही बिस्तर पर लेट गया, कपड़े भी नहीं बदले। संध्या को 4 बजे भोलू ने जगाया और जगाते ही पूछा, रात के लिए क्या पकेगा? मेरा भेजा, राजेश ने झल्लाकर कहा। भेजा मुझे नहीं पकाना आता, भोलू ने मुंह बनाकर कहा। और कुछ बताइए। और कुछ मैं नहीं जानता, जो दिल चाहे पकाना। क्या रात में भी आप खाना नहीं खाएंगे? अगर तुम लोग इसी प्रकार मेरी जिंदगी तलक किए रहोगे तो फिर मुझे दोनों समय होटल ही में खाना पड़ेगा। वह तो बड़ा अच्छा होगा साहब, भोलू हर्षित होकर बोला। भोजन बनाने की झंझट ही समाप्त हो जाएगी। मगर देखिए, जिस होटल में आप अपने लिए तय कीजिएगा वहीं 2 आदमियों के लिए और बात कर लीजिएगा। क्या मतलब? राजेश ने पूछा। मतलब यह है कि आप अकेले तो नहीं हैं, हम दोनों भी आपके साथ हैं। वहीं हम भी खा लिया करेंगे, बड़ा आनंद आएगा। अबे दिमाग तो तुम लोगों का खराब नहीं हुआ है? होटल में भोजन करने का सपना देख रहे हैं? जा जल्दी से चाय बना ला। भोलू फौरन ही कमरे से बाहर चला गया और राजेश हाथ मुंह धोने के लिए बाथरूम में दाखिल हो गया। जब वह बाथरूम से बाहर निकला तो भोलू चाय लगा चुका था, मगर खुद वहां मौजूद नहीं था। राजेश बैठकर हल्के चाय के घूंट लेने लगा। रात भर जागने तथा दिन में इतनी देर तक सोते रहने के कारण जो सुस्ती पैदा हो गई थी वह चाय पीते ही दूर हो गई। अब वह फिर राणा कैसल के बारे में सोचने लगा। राणा कैसल के बारे में उसके मन में पहले ही से संदेह था। वह उस समय सचमुच वहां मौजूद था जब फायर की आवाज सुनी थी, मगर मरने वाले को नहीं देख सका था और अब यही सोच रहा था कि मरने वाला कौन हो सकता है, उस पर किसने और क्यों गोली चलाई होगी। अनुमान के सागर में गोते लगा ही रहा था कि अचानक एक विचार बिजली की सी तेजी से मन में उभरा और वह तेजी से उठकर टेलीफोन के पास पहुंचा। क्रेडिल से रिसीवर उठाकर राणा कैसल के नंबर डायल करने लगा। थोड़ी देर के बाद जब दूसरी ओर से एक भारी भरकम आवाज सुनाई दी तो वह माउथ पीस पर बोला, मैं रंजना देवी से बात करना चाहता हूँ। आप कौन साहब है? दूसरी ओर से पूछा गया। बस आप उनसे इतना कह दीजिए कि भूतों के डॉक्टर का टेलीफोन है। भूतों का डॉक्टर? क्या मतलब? आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? इस बार दूसरी ओर से आने वाली आवाज में कठोरता थी। जो मैं कहना चाहता हूँ वह आपकी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपकी आवाज बहुत भारी है और भारी आवाज वाले को मुझ पतली आवाज वाले की बात जरा कम समझ आती है। रंजना देवी ने मुझे समय दिया था, शायद उनको मुझसे कोई काम है। उन्हें सूचित न कीजिएगा तो उत्तरदायी आप होंगे। मैं आपकी आवाज के आधार पर आपको लाखों में पहचान लूंगा। दूसरी ओर से कोई उत्तर नहीं मिला, बल्कि एक खटाके की आवाज सुनाई दी। मगर चूंकि लाइन नहीं कटी थी, इसलिए राजेश ने यही समझा कि उसने मेज पर जोर से रिसीवर रखा था और यही सोचकर वह रिसीवर कान से लगाए खड़ा रहा। कुछ मिनट बाद एक सुरीली आवाज उसके कानों से टकराई। कौन साहब हैं? मैं रंजना बोल रही हूँ, और मैं वही भूतों का डॉक्टर बोल रहा हूँ जिससे आप अपनी कोठी पर मिल चुकी हैं। नया दिन आपको मुबारक हो रंजना देवी। ओह, आप हैं? मगर सेक्रेटरी तो न जाने किस डॉक्टर को कह रहा था। रंजना की हर्ष भरी आवाज सुनाई दी। सच पूछिए तो मैं आप ही को याद कर रही थी। यह मेरा सौभाग्य है। वैसे कोई खास बात?
जी हाँ, विगत रात्रि कोठी में एक दुर्घटना हो गई। अरे, वह क्या? राजेश ने अनजान बनते हुए पूछा। रात कोठी के सामने लॉन पर एक लाश पाई गई थी। नौकरों का बयान है कि फायर हुआ था और उसकी आवाज से उनकी आंखें खुल गई थी और वह अपने अपने क्वार्टरों से निकल पड़े थे। फिर सारी कोठी छान मारी गई, मगर कहीं भी कोई दिखाई नहीं दिया था। फिर अचानक एक नौकर की नजर लॉन पर पड़ी हुई लाश पर पड़ी थी, मगर आश्चर्य की बात तो यह है कि लाश के शरीर पर घाव का कोई चिन्ह नहीं था। तब तो सचमुच यह घटना विचित्र है। आप लोगों ने पुलिस को सूचित तो कर ही दिया होगा। जी हाँ, और पुलिस फौरन ही आ भी गई थी और उसी ने इस बात की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कराया था कि अगर वह गोली का निशाना बना होता तो शरीर पर कहीं न कहीं गोली के घाव का निशान अवश्य होता। स्वाभाविक बात है, राजेश ने कहा। जी हाँ, मगर उधर नौकरों का बयान है कि उन्होंने फायर की आवाज बिल्कुल साफ सुनी थी। देखिए, मैंने पहले ही आप लोगों से कहा था कि कोठी में भूत रहते हैं, मगर राणा साहब ने मुझे रहने की आज्ञा नहीं दी ताकि मैं उन पर रिसर्च करता। मगर डॉक्टर साहब, अब तो आपको कुछ न कुछ करना ही होगा। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मुझसे जहाँ तक हो सकेगा मैं आपकी सहायता करूँगी। रंजना की आवाज़ में भय सम्मिलित था। तो फिर आज संध्या 7 बजे टिप टॉप नाइट क्लब में मिलिए ताकि इस संबंध में और दूसरी बातें हो सके। मैं अवश्य मिलूंगी, रंजना ने उत्तर दिया और साथ ही संबंध भी काट दिया। टिप टॉप नाइट क्लब में आज प्रतिदिन से अधिक चहल पहल नजर आ रही थी। पूरा पार्किंग शेड कारों से भरा हुआ था। इस भीड़ का कारण कदाचित वह प्रोग्राम था जो विगत कई दिनों से एक मिस्री नर्तकी यहाँ प्रस्तुत कर रही थी। राजेश पहले भी तो एक बार इस प्रोग्राम को देख चुका था। आज भी जब वह हॉल में पहुंचा तो लोगों की वैसी ही भीड़ थी। इस समय उसका हुलिया देखने योग्य था। गहरे पीले रंग की पतलून पर गहरे लाल रंग का कोट, गले में गहरी नीली टाई, बिल्कुल ट्राई कलर नजर आ रहा था और चेहरे पर मूर्खता बरस रही थी। उसने दरवाजे पर ही एक बार पूरे हॉल पर एक नजर डाली, फिर वही खड़े ही खड़े जेब से च्युइंगम का पैकेट निकालकर एक पीस मुंह में डाला और उसे दांतों से कुचलने लगा। तमाम लोगों की नजरें उसी की ओर उठ गई थी और वह उसे देख देख कर हंस रहे थे, मगर उसे इसकी चिंता नहीं थी। वह अपनी धुन में मस्त था। शायद मैनेजर ने उसे देख लिया था। वह तेजी से उसके निकट आया और धीरे से बोला, शायद आपने पहले से सीट रिजर्व नहीं कराई थी। देखो उस्ताद, राजेश ने भी धीरे से ही कहा, इस भूमिका से काम नहीं चलेगा। तुम्हें किसी न किसी प्रकार 2 सीटों का प्रबंध करना ही पड़ेगा। 2 सीट? मैनेजर घबरा कर बोला। हाँ, और अगर भोलू आ गया तो फिर 3 सीट। मर जाऊंगा मिस्टर राजेश, आपको मेरी कठिनाइयों का भी विचार करना चाहिए। और तुम भगवान से यह प्रार्थना करो कि भोलू के साथ मेकअप भी ना आ जाए, वरना फिर 4 सीट का प्रबंध करना पड़ेगा। देखिए, मजाक न कीजिएगा, मैं इस समय बहुत व्यस्त हूँ क्योंकि आज यह मेरा अंतिम प्रोग्राम है। मैनेजर घिघियाया। ओह, तब तो हम तुम्हारा यह प्रोग्राम अवश्य देखेंगे। मैनेजर की बौखलाहट उसके चेहरे से प्रकट हो रही थी, क्योंकि वह जानता था कि राजेश अपनी जिद से बाज नहीं आएगा और अगर उसकी बात ना मानी गई तो वह कोई न कोई अड़चन खड़ी कर देगा। इसलिए जल्दी से बोला, ठहरिए, मैं आपके लिए कोई न कोई प्रबंध करता हूँ। नहीं प्यारे, 2 सीट से कम में काम नहीं चलेगा, राजेश ने कहा। अच्छा, आप मेरे साथ आइए, मैनेजर ने कहा और उसे लिए हुए अपने ऑफिस में आया और फिर घिघिया कर बोला, मेरे हाल पर दया कीजिए। क्लब के बहुत सारे मेंबर्स सीटों के लिए मुझे घेरे हुए हैं। अगर मैं आपके लिए 1 सीट का भी प्रबंध कर दूंगा तो मुझे कम से कम 50 कुर्सियों का प्रबंध करना पड़ेगा और वह आप अपनी आंखों से देख चुके हैं कि रिक्रेशन हॉल खचाखच भरा हुआ है। अच्छा जाओ, क्षमा कर दिया, राजेश मुस्कुराता हुआ बोला। हम लोग डाइनिंग हॉल में बैठ जाएंगे। अब तो खुश हो ना? बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर राजेश, मैनेजर हर्षित होता हुआ बोला और राजेश उठकर बाहर चला आया। घड़ी में अब ठीक 7 बजे थे। वह टिप टॉप के दरवाजे पर टहल रहा था कि इतने में एक इम्पाला आकर रुकी और उसने उसमें से रंजना को उतरते हुए देखा। वह इस समय गहरी नीली साड़ी पहने हुई थी, जिस पर बड़े बड़े सुनहरे फूल दूर से ही चमक रहे थे। केश विचित्र ढंग से संवारे गए थे। चेहरे पर थोड़ा बहुत मेकअप था, जिसके कारण उसका सौंदर्य और निखर आया था। राजेश उसे देखते ही
तेजी से उसकी ओर बढ़ा। रंजना की नजर भी उस पर पड़ गई। कहिए डॉक्टर साहब। निकट आने पर रंजना ने मुस्कुराकर कहा, आपको मेरे कारण इंतजार का कष्ट तो नहीं उठाना पड़ा? जी नहीं, आप तो ठीक समय से आई हैं। मैं ही कुछ पहले आ गया था, राजेश ने कहा और रंजना को लिए हुए डाइनिंग हॉल की ओर बढ़ा। डाइनिंग हॉल में लगभग सन्नाटा था, क्योंकि प्रोग्राम के कारण तमाम लोग रिक्रिएशन हॉल में भरे हुए थे। दोनों एक खाली मेज पर बैठ गए, मगर राजेश ने महसूस किया कि एक आदमी बड़े ध्यान से उसकी ओर देख रहा है। डॉक्टर साहब, रंजना ने बिना किसी भूमिका के कहना आरंभ किया, कल वाली घटना से मैं बहुत अधिक डर गई हूँ, मगर डैडी पर जैसे कोई प्रभाव नहीं है। वह किसी भी प्रकार कोठी छोड़ने को तैयार नहीं है। हालांकि हर आदमी का यही विचार है कि वह कोठी भूतों का अड्डा है, इसलिए मैं वहां गया था, मगर आपके डैडी राजी नहीं हुए। तो फिर आप जैसा कहिए। मैं क्या कह सकता हूँ? पहले अपने डैडी को राजी कीजिए। मैं फोन पर आपको बता ही चुका हूँ कि यह काम रात ही को हो सकता है और इसके लिए मेरा उस कोठी में रहना आवश्यक है। मैं यह सोच रही हूँ कि उनसे इस संबंध में अब कुछ कहने की आवश्यकता ही क्या है। आप अपना काम आरंभ कर दीजिए। यह कैसे हो सकता है? रात में मेरा उस कोठी में रहना आवश्यक है। मैं इसकी व्यवस्था कर दूंगी। कोठी का पिछला दरवाजा आपके लिए खुला रहेगा। नौकर को मैं समझा दूंगी। वह भी बहुत भयभीत है, इसलिए वह मौन ही रहेंगे। तब ठीक है, मैं आज ही 12 बजे रात से अपना काम आरंभ कर दूंगा। रंजना इस प्रकार मौन हो गई जैसे कुछ सोचने लगी हो, और राजेश कनखियों से उस आदमी को देखने लगा। वह अब भी वहां बैठा हुआ सिगरेट के हल्के हल्के कश ले रहा था। निगाहें बार बार इन्हीं दोनों की ओर उठ जाती थी। वैसे आप करते क्या हैं डॉक्टर साहब? रंजना एकदम से पूछ बैठी। मेरा मतलब यह है कि आपका जीविका साधन क्या है? मैं अरहर की दाल की आढ़त करता हूँ, राजेश ने कहा। जी, क्या मतलब? रंजना ने आश्चर्य से पूछा। आप अरहर की दाल का मतलब नहीं समझती? राजेश ने मुस्कुराकर कहा। वह तो मैं समझती हूँ, मगर यह बिजनेस आपके लिए कुछ विचित्र ही मालूम होती है। विवशता है, राजेश ने कहा। मैंने सबसे पहले आइसक्रीम पर रिसर्च किया था, मगर अब उसमें काफ़ी घाटा हुआ तो उसे छोड़ दिया। और अब आइसक्रीम पर रिसर्च, भूतों पर रिसर्च? कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं? रंजना ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो फिर जाने दीजिए, राजेश ने मुंह बनाकर कहा। मुझे रिसर्च करने के लिए भूतों की 25वीं नस्ल कहीं न कहीं मिल ही जाएगी। अरे, आप तो बुरा मान गए। अगर मुझे आपकी बातों पर विश्वास न होता तो मैं यहाँ आती ही क्यों? राजेश ने फिर कुछ नहीं कहा। ऑर्डर की चाय आ गई थी। दोनों चुपचाप पीने लगे। फिर बैरी को बिल अदा करके वह रंजना के साथ हॉल से बाहर निकल आया, मगर अभी कॉरिडोर ही में था कि एकदम से शोरगुल की आवाज सुनाई दी। लोग बदहवासी में रिक्रिएशन हॉल से भाग रहे थे। क्या बात है, लोग इस प्रकार भाग क्यों रहे हैं? रंजना ने पूछा। मेरा विचार है कि आपको फौरन वापस जाना चाहिए। मैं रात में 12 बजे कोठी के पिछले दरवाजे पर मौजूद रहूंगा, राजेश ने कहा और तेजी से होटल में दाखिल हो गया। वह अब रिक्रिएशन हॉल की ओर जा रहा था, क्योंकि लोग उसी ओर से निकल रहे थे कि अचानक उसके पैरों से कोई वस्तु टकराई। उसने झुक कर देखा तो वह एक छोटा सा रिवॉल्वर था। उसने जल्दी से जेब से रुमाल निकालकर रिवॉल्वर को उसमें लपेट लिया और जेब में रखता हुआ हॉल के अंदर दाखिल हो गया। हॉल में अब बहुत थोड़े से ही लोग रह गए थे। माइक पर मैनेजर की आवाज गूंज रही थी। वह लोगों से प्रार्थना कर रहा था कि उस समय तक कोई हॉल से बाहर न निकले जब तक कि पुलिस न आ जाए, मगर कोई उसकी बात पर ध्यान नहीं दे रहा था। राजेश की निगाहें हॉल में दाखिल होते ही डायस पर पड़ी थी, जहां एक आदमी खून में लथपथ पड़ा हुआ था। गोली शायद उसके सीने पर पड़ी। वह दम तोड़ चुका था। मैनेजर की नज़र जैसे ही राजेश पर पड़ी, वह दौड़ता हुआ उसके निकट आया और घबराए हुए स्वर से बोला, यह बड़ा अच्छा हुआ कि आप अभी तक यहीं मौजूद हैं। अब मैं क्या करूं? मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा है। मैंने सोचा कि कम से कम प्रोग्राम का अंतिम ही शो देख लूं, जिसमें एक आदमी सीने पर गोली खाकर मर जाता है और लोग सच समझकर भागने लगते हैं। इसी को सफल अभिनय कहते हैं। मिस्टर राजेश, आप कैसी बातें कर रहे हैं? यह सचमुच मर गया है, मैनेजर ने कहा। अरे नहीं, तुम मुझे मूर्ख नहीं बना सकते। राजेश एकदम से हंस पड़ा। क्या मजाक करते हैं आप भी?
बेचारा मर गया, किसी ने गोली चला दी थी। बस तो कहिए कि मिश्री नर्तकी बाल बाल बच गई, वरना उसका भी यही परिणाम हुआ होता। यह आदमी डायस पर कैसे पहुंचा था? राजेश ने मरने वाले की ओर संकेत करके पूछा। नृत्य के अंतिम प्रोग्राम में यह आदमी भी नर्तकी के साथ नृत्य में सम्मिलित था कि अचानक किसी ने फायर कर दिया। इसके गिरते ही एकदम से भगदड़ मच गई और कोई फायर करने वाले को देख नहीं सका। वह नर्तकी कहाँ गई? वह अपने कमरे में है। क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? इस समय वह अपने होश हवास में नहीं है। ओह, तब तो इससे अच्छा अवसर नहीं मिल सकता। मुझे उसकी आंखें बहुत पसंद है और इस समय तो उसकी घबराई हुई आंखों में और मादकता भर गई होगी। यह मजाक का समय तो नहीं है, मैनेजर बुरा मानता हुआ बोला। अरे, तुम इसे मजाक समझते हो? मैं सच कहता हूँ कि पहले ही दिन मैं उसकी नज़रों का घायल हो चुका था। और अच्छा, मैनेजर उसकी बात काट कर बोला। वह ऊपरी खंड के 22 नंबर वाले कमरे में है। राजेश इतना सुनते ही बड़ी तेजी से हॉल के बाहर निकल गया और ऊपरी खंड के कमरा नंबर 22 के पास पहुंचकर रुक गया। कुछ क्षण तक आहट लेता रहा, फिर धीरे से दरवाजे को धक्का दिया। वह अंदर से बंद नहीं था, फौरन ही खुल गया। मगर अंदर पहुंचने पर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि कमरा बिल्कुल खाली था। केवल नर्तकी के कपड़े इधर उधर बिखरे पड़े थे। उसने सोचा कि वह बाथरूम में हो सकती है, इसलिए वहीं एक कुर्सी पर बैठ गया। मगर जब कुछ देर हुई और बाथरूम से वह नहीं निकली, तो वह उठकर बाथरूम की ओर बढ़ा और उसका दरवाजा खोलते ही बड़े जोर से चौंका। अंदर एक आदमी मरा पड़ा था। अभी वह कुछ सोचने भी नहीं पाया था कि उसे पदचाप सुनाई पड़ी। वह जल्दी से बाहर निकल आया और बाथरूम का दरवाजा बंद कर लिया। कमरे में कैप्टन मलखान दाखिल हो रहा था। राजेश पर उसकी नज़र जैसे ही पड़ी, उसके अधरों पर जहरीली मुस्कुराहट फैल गई। फिर उसने बड़े तीखे स्वर में कहा, ओह, तो तुम यहाँ भी मौजूद हो। क्या बताऊं सुपर मलखान, इश्क आदमी को जहाँ भी ना ले जाए। राजेश ने कहा, इश्क का मतलब इश्क ही होता है प्यारे, टमाटर या कद्दू नहीं होता। वैसे प्रेम भी कह सकते हो। राजेश बड़े इत्मीनान से मुंह चलाता हुआ उसके निकट आ गया। नर्तकी कहाँ है? बाथरूम में है। मैं अपने आने की सूचना उसे दे चुका हूँ। तुम इत्मीनान रखो। तुम्हें मालूम है कि इस होटल में एक कत्ल हो गया है। मलखान ने उससे घूरा। मगर मुझे भी तो उसने कत्ल कर डाला है। हाय, क्या आंखें हैं। राजेश, मलखान ने तेज आवाज में कहा, तुम सरकारी काम में रुकावट डाल रहे हो। अच्छा, तो क्या सरकार ने इश्क करने पर भी प्रतिबंध लगा रखा है? मैं कहता हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ। हर काम में टांग मत अड़ाया करो। अच्छी बात है, नाराज क्यों हो रहे हो? राजेश ने कहा और कमरे से बाहर चला गया। होटल के कंपाउंड में उसकी 2 सीटर खड़ी थी। वह अब एक क्षण भी रुकना नहीं चाहता था, क्योंकि वह जानता था कि बाथरूम में लाश देखकर मलखान पर बौखलाहट का कितना तेज दौरा पड़ेगा। वह जैसे ही अपने फ्लैट में दाखिल हुआ, टेलीफोन की घंटी बज उठी। उसके अधरों पर मुस्कान दौड़ गई, क्योंकि वह जानता था यह मलखान के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं हो सकता। हेलो, कौन साहब है? उसने रिसीवर उठाकर भोलू के स्वर में माउथ पीस में कहा। राजेश को बुलाओ। दूसरी ओर से मलखान की गरजदार आवाज सुनाई दी। कहाँ से बुलाऊं साहब? वह तो संध्या ही से गायब है। क्या वह अभी घर नहीं पहुंचा? आप कौन साहब हैं जो इस तरह मेरे मालिक के बारे में बात कर रहे हैं? मैं कैप्टन मलखान हूँ, समझे? ओह जी हाँ, बस अभी तक घर नहीं पहुँचे। मैं उन्हीं की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। आज मूंग की खिचड़ी पकाने का आदेश दिया था, लेकिन खुद अभी तक लापता है। सारी खिचड़ी ठंडी होकर चौपट हो गई है। यह तुमने क्या बकवास लगा रखी है? मलखान गर्जा। बकवास नहीं साहब, मैं सच कह रहा हूँ। खिचड़ी 1 घंटे से ठंडी हो रही है। मेरा विचार तो है कि आज वह फिर बदपरहेजी कर लेंगे। 1 हफ्ता से पेचिश में पड़े हैं, मगर उन्हें कौन समझाए। इडियट, मलखान क्रोध में बोला। फिर रिसीवर रखने की आवाज़ सुनाई दी। राजेश ने भी रिसीवर रख दिया और मुस्कुराता हुआ दूसरे कमरे में चला गया। रात के 12 बज रहे थे। राना कैसल में चारों ओर गहरा अंधेरा फैला हुआ था। राजेश बड़ी सावधानी से कदम उठाता हुआ कोठी के पिछले दरवाजे की ओर बढ़ रहा था। रंजना के कथनानुसार कोठी का पिछला दरवाजा केवल खुला हुआ तो नहीं मिला, बल्कि खुद रंजना भी वहां मौजूद थी। वह जैसे ही निकट पहुंचा, उसे रंजना की आवाज़ सुनाई दी। मुझे विश्वास नहीं था कि आप आएंगे। अच्छा, तो फिर किसकी प्रतीक्षा में आप यहाँ खड़ी थी?
राजेश ने पूछा, आप ही के इंतजार में, मगर न जाने क्यों दिल यह कह रहा था कि इतनी रात को आप नहीं आएंगे। ओह, और खुद मेरे बारे में आपका दिल क्या कह रहा था? राजेश ने बिल्कुल बच्चों के से भाव में पूछा। यह कह रहा था कि आप सूरज से जितने मूर्ख मालूम होते हैं, क्या सचमुच उतने ही मूर्ख हैं? उससे भी अधिक, राजेश ने कहा। अब चलिए, वरना समय बीत जाएगा और मैं भूतों की 25वीं नस्ल पर रिसर्च न कर सकूंगा। रंजना ने फिर कुछ नहीं कहा। वह राजेश को अपने साथ आने का संकेत करके आगे बढ़ गई। उसका रुख कोठे की ओर था। राजेश चुपचाप उसके पीछे पीछे चलता रहा। कंपाउंड में बिल्कुल अंधेरा था। केवल अंदर से छन छन कर मंद सा प्रकाश आ रहा था, जिससे इतना अनुमान हो गया था कि रंजना कोठी के सदर दरवाजे की ओर जाने के बजाय दक्षिणी भाग की ओर जा रही थी। इमारत में दाखिल होते ही एक लंबा गलियारा मिला, जो विचित्र दिशाओं में जुड़ा हुआ था। उसके दोनों ओर कई कमरे के सामने पहुंचकर रंजना ने राजेश को अंदर जाने का संकेत किया। राजेश बिना किसी झिझक के कमरे में दाखिल हो गया। अंदर गहरा अंधेरा फैला हुआ था, जिसके कारण कुछ नजर नहीं आ रहा था कि इतने में रंजना ने स्विच ऑन कर दिया। यह एक अत्यंत सुंदर और सजा हुआ कमरा था, मगर सजावट पुराने ही ढंग की थी। दीवारों पर शीशे के अत्यंत कीमती फानुस लगे हुए थे। लकड़ी के बड़े बड़े सुंदर स्टैंड पर चांदी के नक्शीन गुलदान रखे हुए थे। दरवाजों पर रंगीन मोतियों की झालरें लटक रही थी। वह कमरे के एक एक वस्तु को बहुत ध्यान से देख रहा था। आप बैठिए, मैं अभी आती हूँ, रंजना ने कहा। वह चुपचाप मखमल के गद्दे पर सोफे पर बैठ गया और राणा अजय सिंह के बारे में सोचने लगा, जो राणा कैसल में राजाओं जैसा जीवन व्यतीत कर रहा था। मगर रह रहकर दिमाग में यह प्रश्न उभरता रहा कि आखिर अब आमदनी का कौन सा ऐसा साधन रह गया है जिसके आधार पर यह ठाठ है। हाँ डॉक्टर साहब, अब बताइए कि आप कौन हैं और क्या चाहते हैं? रंजना की आवाज कमरे में उभरी और राजेश, जो अब तक अपने विचारों में डूबा हुआ था, एकदम से चौंक कर पीछे की ओर देखने लगा और फिर जल्दी से उठकर खड़ा भी हो गया, क्योंकि रंजना के हाथ में रिवॉल्वर भी था और वह दरवाजे पर ही थमी खड़ी थी। फिर उसने घबराहट की एक्टिंग करते हुए कहा, मगर यह क्या? तुम अभी तक मेरी समझ में नहीं आए डॉक्टर, रंजना ने कहा। ओह, तो क्या मरने के बाद तुम्हारी समझ में मैं आ जाऊंगा? राजेश ने थूक निगलते हुए कहा। नहीं, रंजना मुस्कुरा पड़ी। तुम्हारी मौत से पहले मैं तुम्हें समझना चाहती हूँ। तो फिर जल्दी समझने की कोशिश करो रंजना देवी, क्योंकि मेरे दिल की धड़कनें तेज होती जा रही हैं, और जब यह धड़कनें बहुत तेज हो जाती हैं तो फौरन ही किसी नवजवान लड़की से इश्क कर बैठता हूँ, लेकिन फिलहाल इश्क करने का मूड नहीं है। तुम मुझे फ्रॉड मालूम होते हो, रंजना ने कठोर स्वर में कहा। तो इसमें मेरा क्या दोष है? राजेश ने कठोर स्वर में कहा। डॉक्टर, अब कुशल इसी में है कि तुम अपने बारे में सच सच बता दो। अरे बाप रे! राजेश एकदम से उछल पड़ा और रंजना के पैरों की ओर संकेत किया। वह सांप कहाँ से आ गया? रंजना ने चौंक कर अपने पैरों के पास फर्श की ओर देखा। बस इतना मौका काफी था। उसने छलांग लगाई और दूसरे ही क्षण रंजना का रिवॉल्वर उसके हाथों में था। यह सब इतनी जल्दी हो गया था कि रंजना की समझ में कुछ नहीं आ सका। वह फटी नजरों से राजेश की ओर देखने लगी। मैंने पहले ही कह दिया था कि जब मेरे दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं तो फिर मैं इश्क करने पर विवश हो जाता हूँ, राजेश ने कहा। रंजना ने कुछ नहीं कहा। वह राजेश को घूरती रही और फिर एकदम से जाने के लिए मुड़ी, मगर राजेश ने झपट कर उसका हाथ पकड़ लिया और एक सोफे पर बैठा दिया। फिर उसकी आंखों में देखता हुआ बोला, तुम मुझसे क्या पूछना चाहती हो? मैं यह पूछना चाहती हूँ कि तुम्हारा ध्येय क्या है? तुम इस प्रकार हम लोगों के निकट क्यों होना चाहते हो? रंजना ने पराजितों के स्वर में पूछा। मेरा ध्येय भूतों की 25वीं नस्ल का पता लगाना है, और मैं इसलिए तुम लोगों के निकट होना चाहता हूँ कि मेरा विचार है कि भूतों की यह 25वीं नस्ल इस कोठी में रहती है। यह सब बकवास है। तुम अपने को मूर्ख प्रकट करके यहाँ कोई खतरनाक खेल खेलना चाहते हो। काफी होशियार और निर्भीक मालूम होती हो, साथ ही साथ स्मार्ट भी हो। मुझे ऐसी ही लड़की की तलाश थी। मैं कल ही अपने डैडी से तुम्हारा उल्लेख करूंगा। शट अप! रंजना क्रोधित होकर बोली। मेरा रिवॉल्वर मुझे वापस कर दो। क्या करोगी वापस लेकर? यह 0.32 का रिवॉल्वर तुम्हारे कोमल हाथों में अच्छा नहीं मालूम होता। अगर ऐसा ही शौक है तो 0.25 का छोटा रिवॉल्वर रखा करो।
वैनिटी बैग में भी सरलता से आ सकता है। रंजना के चेहरे पर फैली हुई लालिमा अचानक फिर गायब हो गई थी और वह बिल्कुल निढाल सी नजर आने लगी थी, कदाचित अपने को बिल्कुल विवश महसूस कर रही थी। इतने में राजेश को हल्की सी आहट महसूस हुई, जैसे कंपाउंड में धीरे धीरे कोई चल रहा हो। वह कुछ क्षण तक आवाज पर कान लगाए रहा, फिर जल्दी से उठ गया और रंजना का रिवॉल्वर उसकी ओर फेंकता हुआ बोला, तुम अपना रिवॉल्वर संभालो, अब मेरे काम का समय आ गया है। हो सकता है कि आज ही किसी भूत से मुठभेड़ हो जाए। फिर वह तेजी के साथ कमरे से निकल गया। रंजना उसकी ओर देखती रह गई। वह एक साया था जो कोठी के टूटे फूटे भाग की ओर जा रहा था। राजेश ने जल्दी से झाड़ियों की आड़ ले ली और उसका पीछा करने लगा, मगर इस बात से अनभिज्ञ नहीं रहा था कि रंजना भी उसके पीछे पीछे आ रही थी। साया एक टूटी फूटी दीवार के पास पहुंचकर रुक गया। राजेश ने पीछे मुड़कर देखा। रंजना बिल्कुल निकट आ गई थी। तुम उस साए को देख रहे हो? रंजना ने धीरे से कहा। हाँ, राजेश ने धीरे से कहा, मगर यह कौन हो सकता है और इतनी रात को खंडर में क्या कर रहा है? काश यह साया भूतों की 25वीं नस्ल से संबंध रखता हो, राजेश ने कहा और फिर एकदम से चौंक पड़ा, क्योंकि दूसरी ओर से अचानक 3 साए और निकल पड़े थे और धीरे धीरे पहले साए की ओर बढ़ रहे थे। अंधकार होने के कारण उनके चेहरे नहीं दिखाई दे रहे थे। इतने में किसी ने पहले साए के चेहरे पर टॉर्च का प्रकाश फेंका और रंजना के मुंह से अचानक निकल पड़ा, डैडी। और फिर उसने राजेश को उन तीनों सायों पर छलांग लगाते हुए देखा, मगर खुद उसकी समझ में यह नहीं आ सका कि उसे क्या करना चाहिए। वह बौखलाकर झाड़ियों से बाहर निकल आई। तीनों साए राजेश से लिपटे पड़े थे, मगर थोड़ी ही देर बाद रंजना ने उनमें से एक को चीख मारकर गिरते देखा, फिर दूसरा भी उछलकर दूर जा गिरा। अब एक रह गया था जो अब तक राजेश से गुथा हुआ था। रंजना का दिमाग जब कुछ काबू में आया तो वह एकदम से चौंक पड़ी और बड़ी तेजी से खंडर की ओर बढ़ी, मगर उसके पहुंचने से पहले ही वह दोनों जो जमीन पर गिरे थे उठकर भाग निकले थे और राजेश तीसरे आदमी का पीछा कर रहा था। कुछ दूर जाने के बाद वह भी नजरों से ओझल हो गया। डैडी, यह सब क्या है? रंजना अजय सिंह से लिपटती हुई बोली। कुछ नहीं बेटी, तुम क्यों आई? आप अकेले इतनी रात को यहाँ क्या करने आए थे? यह तो कहिए। वह तो यह भूतों का डॉक्टर इस समय यहाँ मौजूद था, जिसने उन सबको मार भगाया, वरना ना जाने आपका क्या परिसगर होता, वरना न जाने आपका क्या परिणाम होता। मगर वह यहाँ तक किस प्रकार पहुँचा, यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही। अजय सिंह ने कुछ सोचते हुए पूछा। मैंने उसे बुलाया था डैडी, क्योंकि इस कोठी में सचमुच भूतों का चक्कर मालूम होता है। तुमने उसे बुलाया था? अजय सिंह ने विस्मय के साथ दोहराया, फिर गंभीरता के साथ कहा, देखो बेटी, फौरन किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। पता नहीं वह कैसा आदमी है। वह बिल्कुल ठीक आदमी है डैडी। आप यह बताइए कि इतनी रात गए आप इस खंडर में क्या कर रहे थे? कुछ नहीं बेटी, आओ चलें, बहुत रात हो गई है। नहीं डैडी, आपको बताना ही पड़ेगा, और यह भी बताना पड़ेगा कि वह तीनों कौन थे जो आपका पीछा कर रहे थे। तुम्हें इन सब बातों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर अब वह डॉक्टर तुम्हें कहीं मिले तो उसे अपने साथ लेकर आना, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, अजय सिंह ने कहा और रंजना के कंधे पर हाथ रखकर कोठी की ओर बढ़ गए। राजेश जिस आदमी का पीछा कर रहा था वह भी खंडर के अंतिम सिरे पर पहुंचकर अचानक गायब हो गया था। अब उसने दोबारा राणा कैसल में जाना उचित नहीं समझा, इसलिए अपने फ्लैट की ओर रवाना हो गया। रात के 3 बज चुके थे। सड़कों पर सन्नाटा फैला हुआ था, मगर राजेश बहुत ही चौकन्ना नजर आ रहा था। बार बार पीछे मुड़कर देखता जाता था कि कहीं उसका पीछा तो नहीं किया जा रहा है। फ्लैट के सामने पहुंचकर उसने 2 सीटर की गति कम कर दी। संदेह था कि कहीं मलखान के आदमी फ्लैट के आसपास हों। कोई भी नजर नहीं आया। अपने कमरे में पहुंचकर इस प्रकार बिस्तर पर गिर पड़ा जैसे बहुत थका हुआ हो। आंखें बंद करके बड़ी देर तक करवटें बदलता रहा। नींद आंखों से कोसों दूर थी। सवेरा होते होते थोड़ी देर के लिए उसकी आंख बंद हुई कि टेलीफोन की घंटी ने उसे जगा दिया। उसका ख्याल था कि टेलीफोन मलखान का होगा, मगर दूसरी ओर से सर शंभू दयाल की आवाज़ सुनकर वह बड़े जोर से चौंका। सर शंभू दयाल कह रहे थे, आजकल तुम क्या करते फिर रहे हो? मलखान तुमसे बहुत नाराज है।
उसने डीआईजी पुलिस से भी तुम्हारी शिकायत की है और उन्होंने राकेश बिहारी को फोन किया। जानते हो कि राकेश बिहारी ने क्या कहा होगा? मेरे नाम गिरफ्तारी वारंट जारी करने की आज्ञा दी होगी। हाँ, मगर संयोग से मुझे पता चल गया और मैंने वारंट रुकवा दिया। मेरा विचार है कि एक दिन डैडी की यह इच्छा पूरी ही हो जाने दीजिए। उसने कहा, क्या बकते हो, तुमको सावधानी से काम लेना चाहिए। सावधानी आदमी को कायर बना देती है, इसलिए मैं हमेशा उससे दूर भागता रहा हूँ और भागता रहूंगा। मैं आज तक नहीं समझ सका कि तुम बाप बेटे आखिर किस मिट्टी से बने हो। इतने चरमगत मनुष्य कम ही नजर आते हैं। खैर, यह बताओ कि तुम आजकल कर क्या रहे हो? भूतों पर रिसर्च कर रहा हूँ। इस संबंध में कभी कभी लाशों से भी मुलाकात करनी पड़ती है और नतीजा यह निकलता है कि कैप्टन मलखान साहब मेरी तलाश में लग जाते हैं। मुझसे शरारत की बातें न करो। क्या सचमुच कोई चक्कर है? जी हाँ, आप तो जानते ही हैं कि जब मैं किसी चक्कर में पड़ता हूँ तभी मलखान से टकराव होता है। वैसे सच पूछिए तो आजकल भूतों की 25वीं नस्ल की तलाश में हूँ। मिलते ही आपको सूचित कर दूंगा। अच्छा, आज संध्या को तुम मेरे यहाँ चाय पी रहे हो? अगर मलखान ने रास्ता काटने की कोशिश न की तो अवश्य हाजिर होऊंगा। यह इसलिए कह रहा हूँ कि मलखान फिर डैडी से मिलेगा, उसे मैं देख लूंगा। तुम इत्मीनान रखो। धन्यवाद। इसके अतिरिक्त एक प्रार्थना और है। कहो। टिप टॉप नाइट क्लब वाली दुर्घटना में मुझे एक रिवॉल्वर मिला है, उसका फिंगरप्रिंट मुझे जल्द से जल्द चाहिए। ठीक है, तुम वह रिवॉल्वर फिंगरप्रिंट सेक्शन में भेज दो। मैं टेलीफोन कर रहा हूँ, 1 घंटे के अंदर तुम्हें प्रिंट मिल जाएगी। धन्यवाद सर, मैं ठीक 4 बजे आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। मगर सर, आजकल न जाने क्या बात है कि संध्या चाय के समय बहुत भूख लगती है। विश्वास कीजिए, कई गर्म गर्म पराठे और कबाब खा जाता हूँ, फिर भी पेट नहीं भरता। कई डॉक्टरों को दिखा चुका हूँ, लेकिन अच्छा, अब अधिक बकवास मत करो। संध्या की चाय पर पराठे और कबाब मौजूद रहेंगे। शंभू दयाल की हंसी भरी आवाज सुनाई दी और साथ ही संबंध भी कट गया। रात भर जागने के कारण जो सुस्ती छा गई थी वह स्नान कर लेने के बाद दूर हो गई। उसने जल्दी जल्दी नाश्ता किया और रुमाल में लिपटा हुआ रिवॉल्वर जेब में रखकर फ्लैट से बाहर निकल आया। अब उसकी 2 सीटर जॉली के फ्लैट की ओर जा रही थी। संयोगवश जॉली फ्लैट के बाहर ही मिल गई। वह अपनी फिएट के पास खड़ी थी, शायद कहीं जाने वाली थी। राजेश को देखते ही उसकी भवें तन गई। देखो जॉली, मुझे देखकर इस प्रकार मुंह न बनाया करो, वरना कहीं मैं घबरा कर प्रेम प्रदर्शन न कर बैठूं। राजेश उसके निकट पहुंचकर बोला, और मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगी। जॉली ने झल्लाकर कहा, वह बात की बात है, मगर मेरा बेड़ा तो गर्क हो जाएगा। अच्छा, बस कुशल इसी में है कि तुम फौरन यहाँ से चले जाओ। ओह, शायद तुम इस भ्रम में पड़ी हो कि मैं तुम्हारे पास अपना और तुम्हारा समय नष्ट करने आया हूँ। राजेश ने कहा, शायद तुम्हें मालूम नहीं कि आजकल मैं बहुत व्यस्त हूँ। वह तो कहो कि अचानक सवेरे तुम्हारे चीफ पवन का संदेश प्राप्त हुआ कि तुम मेरी याद में बहुत बेचैन हो, इसलिए भागा चला आया। देखो राजेश, अब मैं सचमुच तुम्हें थप्पड़ मार बैठूंगी। जॉली ने क्रोधित होकर कहा। तुम इस समय कहाँ जा रही हो? राजेश ने पूछा। तुमसे मतलब? जॉली ने तीखे स्वर में कहा। मतलब ना होता तो पूछता ही क्यों? क्या मतलब है? यह तो तुम जानती भी हो और देख भी चुकी हो कि मलखान हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मेरी गन सूंघता फिर रहा है। मैंने तुम्हारे चीफ से जब कहा कि आपने यह मुझे कहाँ फंसा दिया, तो उसने कहा कि तुम चिंता ना करो, मलखान को मैं देख लूंगा, तुम फिलहाल जॉली के साथ रहो। झूठ बोल रहे हो, जॉली ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। तुम्हारे चीफ के मामले में कभी झूठ नहीं बोलता, राजेश ने पूरी गंभीरता के साथ कहा। ओह, मेरा सारा प्रोग्राम चौपट हो गया। नहीं नहीं, तुम्हारा कोई प्रोग्राम चौपट नहीं हुआ। हाँ, इतना अंतर अवश्य पड़ गया कि अब तुम अकेली न रहोगी, बल्कि मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा। लेकिन तुम अपनी गाड़ी से आए हो, जॉली ने कहा। कोई अंतर नहीं पड़ता, मैं वापसी में अपनी गाड़ी ले लूंगा। अच्छा, वैसे, जॉली ने कहा और अपनी गाड़ी की स्टीयरिंग संभाल ली। राजेश जल्दी से घूमकर दूसरे दरवाजे द्वारा अंदर आकर उसके बगल में बैठ गया। मलखान तुम्हें क्यों तलाश कर रहा है? मार्ग में जॉली ने पूछा। वह रिटायर्ड होने से पहले ही आलू की बिजनेस आरंभ कर देना चाहता है। उसकी इच्छा है कि मैं भी आधे का हिस्सेदार हो जाऊं, मगर मैं कहता हूं
कि अगर गोभी की बिजनेस करो तो मैं साथ दूंगा, आलू में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम कभी तो ढंग की बात किया करो। जॉली झल्ला गई। अच्छा, जरा गाड़ी बाईं ओर तो घुमा दो, जरा फिंगरप्रिंट सेक्शन में काम है। जॉली ने बिना कुछ कहे और पूछे गाड़ी मोड़ दी। बस अब यहीं अपनी गाड़ी रोक दो, हो सकता है कि मलखान ऑफिस आ गया हो। मैं नहीं चाहता कि इस समय उससे मुठभेड़ हो। फिर यहाँ आने का मतलब? जॉली ने पूछा। राजेश ने उत्तर देने के बजाय जेब से रुमाल में लिपटा हुआ रिवॉल्वर निकाला और उसी दशा में उसकी ओर बढ़ा दिया। यह क्या है? जॉली ने पूछा। रिवॉल्वर है, इसे ले जाकर फिंगरप्रिंट सेक्शन में दे दो। कह देना कि सर शंभू दयाल ने भेजा है, यहाँ वो लोग तुम्हें नहीं पहचानते। आखिर मामला क्या है? क्या राणा कैसल वाले मामले ने कोई संगीन रूप धारण कर लिया है? पता नहीं, तुम्हारे चीफ ने मुझे इतना ही आदेश दिया था। अब तुम जाओ, हम लोगों को अधिक देर तक यहाँ नहीं रुकना चाहिए। जॉली ने रुमाल में लिपटा हुआ रिवॉल्वर उससे हाथ से ले लिया, गाड़ी से उतरी और इमारत के अंदर दाखिल हो गई। राजेश च्युइंगम मुंह में डालकर कुचलने लगा। जॉली शीघ्र ही वापस आ गई। उसने फिर स्टीयरिंग संभाली और गाड़ी एक झटके से आगे बढ़ गई। मार्ग में बिल्कुल खामोशी रही। राजेश ने कई बार जॉली को छेड़ने की कोशिश की, मगर उसने राजेश की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। इस प्रकार गाड़ी ड्राइव कर रही थी जैसे उसके कानों में राजेश की आवाज ही न पड़ रही हो। कुछ दूर जाने के बाद राजेश को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई गाड़ी उसका पीछा कर रही हो। उसने बैक ग्लास की पोजीशन बदल दी। शीशे में आने वाली लाल रंग की स्पोर्ट्स कार अब उसे साफ दिखाई देने लगी। एक पब्लिक टेलीफोन बूथ के निकट पहुंचकर राजेश ने कहा, बस मुझे यहीं उतार दो। जॉली ने ब्रेक लगा दिए। गाड़ी एक क्षण के लिए रुकी। राजेश नीचे उतरा और गाड़ी फिर तेजी में आगे बढ़ गई। राजेश जल्दी से टेलीफोन बूथ में दाखिल हो गया और राणा कैसल के नंबर मिलाने लगा। संयोगवश दूसरी ओर रंजना मिल गई। कदाचित मैं रंजना देवी से बात करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहा हूँ, राजेश ने कहा। जी हाँ, मैं रंजना ही हूँ, मगर आप कौन साहब हैं? दूसरी ओर से आवाज आई। अब तो अपना नाम बताते हुए भी डर लगता है। क्या मतलब? आप कहना क्या चाहते हैं? पहले यह बताइए कि इस समय आपके हाथ में 0.32 का रिवॉल्वर तो नहीं है? ओह डॉक्टर, तुम? रंजना की आश्चर्य में भरी हुई आवाज आई। हाँ, मैं ही हूँ। सोचा कि आप लोगों का कुशल पूछ लूं। राणा साहब ठीक है ना? इस समय आप कहाँ से बोल रहे हैं? रंजना ने पूछा। एक पब्लिक टेलीफोन बूथ से। आप फौरन आ जाइए, डैडी आपसे मिलना चाहते हैं। बस रहने दीजिए रंजना देवी, मेरे सितारे अच्छे थे कि कल रात बच गया। अब फिर मैं आपके यहाँ आकर अपना जीवन खतरे में डालना नहीं चाहता। गलत समझने की कोशिश न करो डॉक्टर। रंजना की हंसी भरी आवाज आई। कल रात मैं केवल तुम्हारी परीक्षा लेना चाहती थी। इसी परीक्षा के डर से मैं सदा स्कूल से भागता रहा हूँ। फिर तुम्हारे पास कैसे आ सकता हूँ? मजाक न करो डॉक्टर, फौरन आ जाओ। अच्छी बात है, मैं कोशिश करूँगा, राजेश ने कहा और संबंध काटकर टेलीफोन बूथ से बाहर निकल आया। उसका विचार था कि लाल रंग वाली स्पोर्ट्स कार कहीं आसपास ही अवश्य खड़ी होगी, मगर उसका अनुमान गलत निकला। वह बाहर कहीं नजर नहीं आ रही थी। वह एक खाली टैक्सी करके वहां से चल दिया। बड़ी देर तक नगर की विभिन्न सड़कों का चक्कर लगाने के बाद जब वह अपने फ्लैट में पहुंचा तो फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट आ चुकी थी। उसके बारे में भोलू से केवल इतना मालूम हुआ था कि सर शंभू दयाल का कोई आदमी वह लिफाफा दे गया था। वह अभी फिंगरप्रिंट देख ही रहा था कि एकदम से टेलीफोन की घंटी बज उठी। मिस्टर राजेश MA DSC लंदन स्पीकिंग, उसने माउथ पीस में बड़े रौब से कहा। ओह, तुम कहाँ थे? मैं तुम्हें कई बार टेलीफोन कर चुका हूँ। दूसरी ओर से मलखान की आवाज़ सुनाई दी। सुपर मलखान, मैं इस संबंध में क्या कर सकता हूँ? तुम्हारे पास टेलीफोन है, जितनी बार चाहो प्रयोग करो। यह बताओ कि यह रिवॉल्वर तुम्हें कहाँ मिला था? मलखान ने बड़ी उत्सुकता से पूछा। राजेश के अधरों पर मुस्कान फैल गई। उसका धैर्य पूरा हो चुका था, वरना सच्ची बात तो यह थी कि वह उस रिवॉल्वर की मुठ पर पड़े हुए उंगलियों के चिन्ह पहले ही प्राप्त कर चुका था। वास्तव में वह मलखान को इस ओर आकृष्ट करना चाहता था, इसलिए जान के फिंगरप्रिंट प्राप्त करने की इच्छा सर शंभू दयाल से प्रकट की थी। उसे विश्वास था कि जब जॉली रिवॉल्वर लेकर फिंगरप्रिंट सेक्शन में जाएगी तो इसकी सूचना मलखान को अवश्य हो जाएगी और फिर अपने लिए भी एक कॉपी प्राप्त करने की पूरी कोशिश करेगा। और यही हुआ।
जब कुछ देर तक राजेश ने कुछ नहीं कहा तो मलखान की आवाज़ फिर सुनाई दी। हेलो हेलो, तुम एकदम से मौन क्यों हो गए? मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर तुम किस रिवॉल्वर की बात कर रहे हो। उड़ने की कोशिश न करो, मैं उसी रिवॉल्वर की बात कर रहा हूँ जिसका फिंगरप्रिंट तुमने मेरे विभाग से प्राप्त किया है। पहले यह बताओ कि उस पर मेरी उंगलियों के निशान तो नहीं है। बको मत, मैं अभी आ रहा हूँ, घर पर ही रहना। आखिर बात क्या है, कुछ कहो तो सही। तुम्हें शायद यह नहीं मालूम कि उस रिवॉल्वर की मुठ पर रिचर्ड की उंगलियों के निशान है। इससे पहले भी यह कई खून कर चुका है और विचित्र प्रकार के अपराध करता रहा है, लेकिन आज तक पुलिस की हत्या नहीं चढ़ सका। यह तुम्हारे सरकारी मामले हैं, तुम जानो। भला इस संबंध में मैं क्या कर सकता हूँ? वैसे इस समय मैं तुमसे नहीं मिल सकूंगा क्योंकि मुझे गोभी की बिजनेस के संबंध में एक फाइनेंसर से मिलना है। उसने 50,000 की पूंजी लगाने को कहा है। अगर यह स्कीम सफल हो गई तो विश्वास करो, मैं गोभी का सबसे बड़ा व्यापारी कहलाऊंगा। नहीं, मलखान की कठोर आवाज आई। तुम अभी कहीं नहीं जाओगे, मैं आ रहा हूँ। राजेश ने कुछ कहना चाहा, मगर फिर उसे रिसीवर रख देना पड़ा क्योंकि मलखान ने संबंध काट दिया। उसने घड़ी देखी, 3 बज चुके थे। वह कुछ क्षण तक वहीं खड़ा सोचता रहा, फिर बड़ी तेजी से प्राइवेट फोन वाले कमरे में पहुंच गया। उसने जॉली के नंबर डायल किए। दूसरी ओर से जब जॉली की आवाज़ सुनाई दी तो वह पवन के स्वर में बोला, जॉली, मैं इसे पसंद नहीं करता कि मेरे स्टाफ के लोग इस प्रकार असावधान रहे और लापरवाही से काम करें। ऐसा नहीं है बॉस, हम लोग तो हर समय चौकन्ना रहते हैं, और इस चौकन्ना रहने का प्रमाण यह है कि जब तुम राजेश के साथ अपनी फिएट में घूम रही थी तो एक लाल रंग की स्पोर्ट्स कार तुम्हारा पीछा कर रही थी और तुमको अंत तक इसका पता नहीं चल सका था। जी, अगर ऐसा है तो मैं गलती की माफ़ी चाहती हूँ सर। ठीक है, अब सावधान रहना। ऑलराइट सर, यह गलती राजेश के कारण हो गई। वह बहुत बोर करता है। अगर राजेश के बजाय किसी दूसरे को। जॉली, मुझे तुम्हारे परामर्शों की आवश्यकता नहीं, यह बात तुम्हें कई बार समझा चुका हूँ। जी हाँ, मगर मैं तो। बेकार बातें नहीं। हैमिल्टन रोड की 13वीं इमारत के सामने वही लाल रंग वाली स्पोर्ट्स कार खड़ी है। उस इमारत में रहने वालों के बारे में जानकारी प्राप्त करके 2 घंटे बाद मुझे सूचना दो। अपनी सहायता के लिए मदन को भी साथ ले सकती हो। जैसी आज्ञा, जॉली बोली, और राजेश ने रिसीवर क्रेडिट पर रख दिया। वह मलखान के पहले फ्लैट छोड़ देना चाहता था। उसने जल्दी जल्दी भोलू को आदेश दिए और फ्लैट से बाहर निकल आया। सर शंभू दयाल राजेश ही की प्रतीक्षा में बैठे हुए थे। उसे देखते ही मुस्कुरा कर बोले, आओ आओ, आज तुम समय से कुछ पहले ही कैसे आ गए? जी, क्या बताऊं? राजेश ने दीनता के साथ कहा। पराठे और कबाब की सुगंध मेरे फ्लैट तक पहुंच रही थी, इसलिए समय से पहले आना पड़ा। इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तुम अपनी शरारत से कभी बाज नहीं आओगे। वह एकदम से हंस पड़े। आपके सामने जब भी आता हूँ अपने को बच्चा महसूस करने लगता हूँ। राजेश ने कहा, डैडी ने तो कभी इसका अवसर ही नहीं दिया। ठीक कहते हो, उनका स्वभाव हमेशा से ही ऐसा रहा है, मगर तुम भी उनसे कम क्रैक नहीं हो। इसका उत्तरदायित्व भी डैडी ही पर है। खैर छोड़ो, तुम बाप बेटों का झगड़ा तो जीवन भर नहीं समाप्त होगा। यह बताओ कि आजकल मलखान क्यों तुमसे इतना नाराज है? वह मुझसे खुश कब रहता है? हमेशा मुझे संदेह की नज़रों से देखता है। हाँ, उसमें बुद्धि की भी कुछ कमी है, लेकिन तुम तो खुद ही उसे छेड़ा करते हो। सर शंभू दयाल फिर मुस्कुराए। इस बार मैंने बहुत कोशिश की थी कि उसके मामले में दखल न दूं, मगर क्या किया जाए कि मुझे उस ओर ध्यान देना ही पड़ा। क्यों? क्या नगर में होने वाली घटनाओं के पीछे कुछ और भी है? जी हाँ, मेरा तो वही ख्याल है और इसीलिए मुझे दिलचस्पी लेना पड़ी, राजेश ने कहा और फिर बीती हुई बातें विवरण के साथ बता दी। इसका अर्थ यह हुआ कि अपराधियों का संबंध राणा कैसल से अवश्य है। वैसे राणा अजय सिंह के बारे में गुप्त रूप से छानबीन हो रही है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि उसके पास आमदनी का कौन सा साधन है जो वह राजाओं के समान जीवन व्यतीत कर रहा है। जी हाँ, यह बात अवश्य खटकती है। तुमने इन परिस्थितियों के बारे में पहले ही मुझे क्यों नहीं बताया था? कोई ऐसी खास बात सामने नहीं आई थी, इसलिए कहना उचित नहीं समझा था। लेकिन जब रिचर्ड की उंगलियों के चिन्ह मिले तो सोचना पड़ा कि मामला संगीन है, क्योंकि रिचर्ड खतरनाक अपराधियों के साथ काम करने का आदी है।
कैप्टन मलखान भी उसे अच्छी तरह जानता है। तब तो तुम्हारा यह विचार सच मालूम होता है कि यह किसी प्रकार का षड्यंत्र ही है। सच पूछिए तो अभी तक इसकी जरा सी भी भनक नहीं मिल सकी है कि षड्यंत्र किस प्रकार का है। उचित वह लोग किस तरह के षड्यंत्र की रचना कर रहे हैं, लेकिन इतना अनुमान अवश्य हो गया है कि अपराधियों की दो टोलियां हैं और दोनों ही एक दूसरे का रास्ता काटने की कोशिश कर रही हैं। राणा अजय सिंह के बारे में तुम्हारे क्या विचार हैं? क्या बताऊं सर, अब तक जो घटनाएं सामने आई हैं उनके प्रकाश में राणा अजय सिंह का व्यक्तित्व बहुत ही रहस्यपूर्ण मालूम हो रहा है। सर शंभू दयाल कुछ नहीं बोले, कुर्सी से टिक कर कुछ सोचते रहे, फिर एकदम से चौंक कर सीधे बैठते हुए बोले, अरे बातों में यह तो मैं भूल ही गया था कि चाय कब से ठंडी हो रही है। आओ चलो। राजेश उठ गया और वह उसे लिए डाइनिंग हॉल की ओर चले गए। चाय की मेज पर मिसेस शंभू दयाल भी आ गई थी और फिर बड़ी देर तक अट्ठासों की आवाजें गूंजती रही। राजेश की दिलचस्प बातों से उन लोगों का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया था। चाय के बाद भी बड़ी देर तक राजेश सर शंभू दयाल से इसी केस के संबंध में बातें करता रहा। फिर जब घड़ी ने 6 बजाए तो उसने जाने की आज्ञा मांगी। जाओ, मगर मुझे बराबर सूचित करते रहना, यह केस बड़ा दिलचस्प मालूम होता है, सर शंभू दयाल ने कहा। जी अच्छा, लेकिन हो सकता है मुझे शादाब नगर जाना पड़े। क्यों? शादाब नगर में क्या है? रिचर्ड ने अब तक जिन पार्टियों के साथ काम किया है वह संयोग से शादाब नगर ही से संबंध रखती हैं। निश्चय के साथ कुछ नहीं कह सकता, जैसे होगा टेलीफोन से आपको सूचित करूंगा। वैसे मुझे यह भी मालूम हुआ है कि वहाँ गोभी की काश्त बहुत अच्छी होती है। यह क्या बकने लगे? मैं आपसे गलत नहीं कह रहा हूँ सर, और यह इसलिए कहना पड़ा कि आजकल मैंने गोभी की आड़त का काम आरंभ कर दिया है। सर शंभू दयाल ने फिर अट्टहास किया और दूसरे ही क्षण राजेश उन्हें सैल्यूट करके कमरे से निकल गया। फ्लैट में पहुंचते ही वह सबसे पहले प्राइवेट फोन वाले कमरे में गया। उसका विचार था कि जॉली ने हैमिल्टन रोड वाली इमारत के बारे में सूचना अवश्य दी होगी, लेकिन फोन से अटैच टेप रिकॉर्डर पर किसी नई बात के टेप होने का संकेत मौजूद नहीं था। टेप रिकॉर्डर अलग करके वह कमरे से निकलना ही चाहता था कि टेलीफोन की घंटी बज उठी। उसने लपक कर रिसीवर उठाया। दूसरी ओर से जोली की आवाज़ सुनाई दी। मुझे कुछ देर हो गई सर, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। भूमिका नहीं, रिपोर्ट दो, राजेश ने पवन के स्वर में कहा। उस इमारत में शादाब नगर का एक ठेकेदार रहता है, उसका नाम महेश है। जंगल की लकड़ियों का ठेका लेता है। यहाँ भी रैक्सन स्ट्रीट पर उसका एक छोटा सा ऑफिस है। मदन उसके ऑफिस के बारे में जानकारी प्राप्त करने गया है। शाबाश, मैं यही चाहता हूँ कि तुम लोग उंगली पकड़कर चलने की आदत छोड़ दो। यह बड़ा अच्छा किया कि मदन को वहाँ भेज दिया। धन्यवाद सर। और कोई खास बात? राजेश ने पूछा। वह स्पोर्ट्स कार रमेश के साथियों की थी। वह लोग आज ही यहाँ पहुँचे हैं। ठीक है। मदन जैसे ही वापस आए उसे लेकर राजेश के यहाँ पहुँच जाओ। उसकी 2 सीटर तुम्हारे यहाँ खड़ी है, उसी को प्रयोग करना। जी अच्छा। और कोई आज्ञा? दैट्स ऑल। राजेश ने यह कहकर टेलीफोन बंद कर दिया और तेजी से कमरे के बाहर निकल गया। वह शायद फिर कहीं जाने का प्रोग्राम बना रहा था। शीशे के सामने खड़े होकर जल्दी जल्दी मेकअप किया और फ्लैट से बाहर निकल आया। सड़कों पर अंधकार फैल चुका था। वह पैदल ही चलता हुआ अपने प्राइवेट गैराज के पास आकर रुक गया। कुछ क्षण तक खड़ा यह सोचता और अनुमान लगाता रहा कि किसी ने उसका पीछा तो नहीं किया है, मगर जब उसे अच्छी तरह इत्मीनान हो गया कि उसका पीछा नहीं किया गया तो गैराज खोलकर अपनी नई शेवरले निकाली और सीधा राणा कैसल की ओर रवाना हो गया। फाटक पर पहुंचते ही संतरियों ने उसे रोक दिया और एक संतरी ने उसके निकट आकर कहा, राणा साहब इतने ना वक्त किसी से मिलना पसंद नहीं करते। वह तो ठीक है, लेकिन तुम यह कार्ड उन तक पहुंचा दो। राजेश ने जेब से एक कार्ड निकाल कर दिया। यह कार्ड कैप्टन मलखान का था। संतरी चला गया, लेकिन और थोड़ी ही देर बाद वापस आकर फाटक खोल दिया। राजेश अपनी शेवरले लिए हुए कोठी के अंदर दाखिल हो गया और जैसे ही गाड़ी से उतरा रंजना सामने से आती हुई दिखाई दी। उसके चेहरे से परेशानी झलक रही थी। आप डैडी से क्यों मिलना चाहते हैं? रंजना ने पूछा। मेकअप के कारण वह राजेश को नहीं पहचान सकी थी। ओह, आप राणा अजय सिंह की लड़की हैं? राजेश अपनी आवाज़ बदलकर बोला। जी हाँ, मुझे रंजना कहते हैं।
उसने घबराए हुए स्वर में कहा। आपसे मिलकर हर्ष हुआ। मैं एक बहुत ही आवश्यक काम से आपके डैडी के पास आया हूँ। उन्हें कष्ट तो अवश्य होगा, मगर मामला बहुत महत्वपूर्ण है। बात यह है कैप्टन साहब कि डैडी हार्ट के रोगी हैं, इसलिए बड़ी सावधानी के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं और लोगों से बहुत कम मिलते जुलते हैं। अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे दुख है, उनसे मेरा मिलना बहुत ही आवश्यक है। रंजना कुछ क्षण तक मौन रही, फिर बोली, अच्छा मेरे साथ आइए। वह आगे बढ़ी। राजेश उसके पीछे चलने लगा। एक बड़े कॉरिडोर से गुजरकर वह ड्राइंग रूम में पहुंची और राजेश को बैठने का संकेत करके दूसरे कमरे में चली गई। यह वह ड्राइंग रूम नहीं था जिसमें राजेश इससे पहले आ चुका था। वह इससे बिल्कुल भिन्न था और सजावट भी पुराने ढंग की नहीं थी। राजेश को राणा अजय सिंह की अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी। वह स्लीपिंग गाउन पहने थके थके भाव में कमरे में दाखिल हुए। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।